नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान रिवाता पर। तो पिछले अध्याय में हमने अधिगम को स्टार्ट किया था तथा उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखा था और उसके बाद में उसके दो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत तथा पावलोव का सिद्धांत को हमने कंप्लीट किया था। तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए तीसरा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है इसका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उसकी हम चर्चा करेंगे जो कि दिया गया था B.F. स्किनर के द्वारा। तो इसके भी उसी की तरह कुछ अन्य नामों से जाना जाता है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, या आपको इंग्लिश में एक ही शब्द देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनल थ्योरी, या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय होकर अनुबंध कीजिए, अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, रेस्पॉन्स कंडीशनल थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। इसमें आपको महत्वपूर्ण जैसे दो नाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक तो नैमित्तिक और एक RS थ्योरी। RS थ्योरी ये यहाँ से निकल के आया है, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे छोटा सा मैं इसमें प्रयोग बताऊं आपका स्किनर का। तो उन्होंने क्या किया कि एक भूखे चूहे को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया तथा बॉक्स के अंदर कुछ लीवर लगा दिए गए, जिससे कि अगर चूहा अनेकों अनुक्रियाएं कर रहा था तथा कोई उसका सही पैर जब लीवर के ऊपर पड़ता है तो उसमें एक भोजन का टुकड़ा आ जाता है तथा वह उस भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो धीरे धीरे उसके होने वाले अनुक्रियाओं की संख्या में कमी आई। कमी कैसे आई? सक्रियता उसमें बढ़ती गई। कमी इसलिए आई क्योंकि वह अब उसको सही लीवर का पता चल गया कि कौन से लीवर को दबाने से भोजन की प्राप्ति होती है। तो भोजन प्राप्त हो रहा था और वह उसे खा रहा था तथा अपनी भूख को शांत कर रहा था। तो जो भोजन उसको मिल रहा था ना, वो उसके लिए पुनर्बलन का कार्य कर रहा था। अर्थात इसमें इन्होंने मेन फैक्टर माना है पुनर्बलन को, कि अगर पहले पुनर्बलन दे दिया जाए ना तो उसकी जो अनुक्रियाएं हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी, अर्थात वह सक्रिय रूप से और कार्य करने लगेगा। या इन्होंने कहा कि जो पुनर्बलन से प्रेरित होकर होने वाला व्यवहार होता है उसे क्रिया प्रसूत कहा, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि भोजन को उन्होंने पुनर्बलन कहा। इसमें इन्होंने होने वाले दो व्यवहारों की चर्चा की है, जैसे कि एक तो व्यवहार होता है अनुक्रिया व्यवहार और एक होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। जैसे कि मैं थोड़ी सी इसकी चर्चा करूं कि अनुक्रिया व्यवहार जो होता है जिसमें कोई उद्दीपक हो, अर्थात जो कोई उद्दीपक के कारण हो। उद्दीपक को बोलते हैं रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स, रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स। जिसमें कोई उद्दीपक हो, उद्दीपक के कारण होने वाला अनुक्रिया व्यवहार, तथा जिसमें कोई उद्दीपक न हो वह हो जाएगा सीधा क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसमें उद्दीपक होगा और इसमें उद्दीपक नहीं होगा। जैसे इसमें सामान्य प्रतिक्रियाएं आती हैं, जैसे अगर हमें खाना दिखेगा तो लार टपकना स्वाभाविक है, वह हमारे लिए उद्दीपक का कार्य कर रहा है खाना। अगर किसी को कोई कील चुभो दी जाए, कील चुभोएंगे तो वह हाथ पक्का हटाएगा, अर्थात कील चुभने पे हाथ है स्वाभाविक ही हटेगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि उद्दीपक के कारण हो रही है। दूसरी जैसे मैं बात करूं उद्दीपक के बिना, जैसे कोई बच्चे अगर खिलौने से खेल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही कोई अपने हाथ पैर हिला रहा है तो वह भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें आपको सीधा सीधा उदाहरण इसमें महत्वपूर्ण याद रखने की, जैसे बच्चे जो टीवी चलाना सीखते हैं, कोई रेडियो चलाना सीख रहे हैं, अगर पंखे को चलाना स्विच से सीख रहे हैं, अगर कोई कैमरा चलाना सीख रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमने इसको बोला है साधनात्मक। तो अगर साधनों का कोई भी जिक्र आता है साधनात्मक तरीके से, अगर कोई उदाहरण पेश किया जाता है टीवी रेडियो पंखा कैमरा चलाना सीखना आदि बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, तो वह होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार में, यानी साधनात्मक रूप से। जैसे इसमें कुछ एक दो शब्द आते हैं उनके में बात करते हैं। जैसे एक शब्द देखने को मिलता है सीधा सीधा आ जाता है शेपिंग। शेपिंग 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 क्या होता है? तो इसको शेपिंग का अर्थ है कि कोई भी हम जो पुनर्बलन दे रहे हैं ना, वो पुनर्बलन हम देंगे तो उसका जो वांछित व्यवहार है, अर्थात जो वह अनुक्रिया कर रहा है, उसका फिर सही दिशा में बढ़ता हुआ क्रम हमें दिखाई देता है, अर्थात वह जल्दी से सही अनुक्रिया की तरफ बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं पुनर्बलन देकर वांछित व्यवहार को एक दिशा में मोड़ना या शेप देना, उसको बोलते हैं शेपिंग। ठीक है, अब हम बात
पुनर्बलन पुनर्बलन कर रहे इतनी देर से, तो हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ पुनर्बलन के प्रकार आते हैं, उनके माध्यम से आपको और अधिक स्पष्ट होगा। जैसे कि पुनर्बलन के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। या सकारात्मक में हम दो बात करेंगे, प्राथमिक और द्वितीय। सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव। अब जैसे देखिए सीधा सीधा पुनर्बलन का अर्थ होता है कि पुनर्बलन में जो भी क्रिया है ना, क्रिया तो बढ़ेगी। ये आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि क्रिया तो बढ़ेगी बढ़ेगी। पुनर्बलन या सकारात्मक जो पुनर्बलन है ना, उसमें तो हमें उद्दीपक देना होगा, अर्थात उद्दीपक देते हैं, और इसमें उद्दीपक को हटाते हैं। इसको उद्दीपक में हटाते हैं। किसी उद्दीपक को हटाने से अनुक्रियाओं में या क्रियाओं में वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्रिया में सीधा सीधा आपको पहले बता चुका हूँ, पुनर्बलन में क्रिया तो बढ़ेगी बढ़ेगी, चाहे सकारात्मक दो चाहे नकारात्मक दो। सकारात्मक में क्या होता है कि क्रियाओं को बढ़ाने के लिए उद्दीपक देना पड़ता है। नकारात्मक में क्या होगा कि क्रियाओं को बढ़ाने के लिए उद्दीपक जो है उसको हटाना पड़ेगा। अभी आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। जैसे सकारात्मक में मैं बात करूँ तो प्राथमिक, प्राथमिक का सीधा सीधा आपको अर्थ में ध्यान रखना है, आंतरिक या प्रारंभिक या जन्मजात। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं इसमें कि इसको जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, शौचालय हो गया, ये व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है, जिसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, अर्थात प्राथमिक आवश्यकताएं जिसको बोलते हैं ना, या उसको बोल जन्मजात, इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, अर्थात हमारा शरीर चल ही नहीं सकता। तो ये होते हैं प्राथमिक पुनर्बलन। और अगर द्वितीय पुनर्बलन की बात करूं तो इसमें जो भी दूसरे प्रकार की या बारी हो गए, बारी में क्या बताऊं, अर्जित बोल सकते हैं इसको। जैसे कि हमें पुरस्कार दे दिया, हमारी प्रशंसा हो गई, या गाड़ी बंगला हो गया, या आप आजकल जो ट्रेंडिंग है वह मान लीजिए नौकरी हो गई। नौकरी अगर नहीं मिलेगी तो व्यक्ति मर तो नहीं जाएगा ना, लेकिन उससे क्या होगा कि उसकी जो प्रशंसा है या व्यक्तित्व में या समाज में उसकी जो पद है वह थोड़ा बढ़ जाएगा, या उसकी इज्जत थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये इसको ये बोलते हैं द्वितीय या गौण। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक में देखना तो इसमें सीधा सीधा मैंने बता दिया कि इसमें जो उद्दीपक को हटाना पड़ेगा, सकारात्मक उद्दीपक देना पड़ेगा और नकारात्मक उद्दीपक हटाना पड़ेगा। जैसे इसमें मैं आपको बताऊं कि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी आंखों में तेज़ रोशनी आ रही है, तेज़ रोशनी आ रही है आंखों में, तो आपने क्या क्या कि आपने सन ग्लासेस लगा लिए आंखों पर, जिससे क्या हुआ कि जो तेज़ रोशनी नामक उद्दीपक था ना, उसको आपने हटा दिया। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, वह कह रहा है कि मुझे वहाँ जाने से डर लग रहा है कि बाहर कुत्ता खड़ा है, तो आपने क्या किया कि कुत्ते को वहाँ से हटा दिया, जो कुत्ता नामक उद्दीपक था उसको आपने वहाँ से हटा दिया। तो अब बच्चा आसानी से चला जाएगा, उसकी अनुक्रियाओं में वृद्धि होगी। ठीक है, आया समझ में? या एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ। जैसे कि हम या बच्चे को, जैसे कुत्ता हो गया, या बच्चे कई बार कहते हैं कि मुझे अंधेरे में जाने से डर लग रहा है, तो आपने लाइट ऑन कर दी, लाइट ऑन कर दी, तो अब जो अंधेरा नामक उद्दीपक था ना, उसको आपने हटा दिया तथा बच्चे की अनुक्रियाओं में वृद्धि होगी तथा वह आसानी से वह कार्य कर लेगा। ठीक है, जैसे इसमें कुछ एक दो पॉइंट और आते हैं, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि एक आता है सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन की बात करूं तो जैसे अगर लगातार पुनर्बलन दिया जाए, लगातार पुनर्बलन भी कैसे, एक निश्चित समय के बाद में, अर्थात अगर 20 क्वेश्चन करने को दिए हैं तो 4 क्वेश्चन के बाद में पुनर्बलन दे दिया, 4 क्वेश्चन के बाद में फिर दे दिया, 4 के बाद में फिर दे दिया। आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है कि कभी कभार तो हम पुनर्बलन दे दें और कभी दें ही नहीं। जैसे कि कभी आपने 2 प्रश्न करने पर पुनर्बलन दे दिया, कभी अगली बार आपने 5 प्रश्न करने पे किया, तो अब बच्चे को ये रहेगा कि पता नहीं कभी मिल सकता है, तो बच्चा उस आधार पर वह कार्य करता रहेगा। एक होता है अनुपात पुनर्बलन, अर्थात जो कार्य है उसको अनुपातों में बांट कर दिया जाए। एक होता है अंतराल पुनर्बलन, अर्थात समय को निश्चित कर दिया, जैसे कि 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट अंतराल पुनर्बलन। ठीक है, तो इसमें एक बात सीधी सीधी आपको ध्यान में रखनी है, सीधी सीधी ये ध्यान में रखनी है कि इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि सबसे जो अच्छा पुनर्बलन है वह कौन सा माना जाता है। तो इसमें जो आंशिक पुनर्बलन होता है ना, वह सबसे अच्छा होता है। आंशिक पुनर्बलन सबसे अच्छा क्यों होगा? इसमें जैसे बच्चे ने
2 क्वेश्चन याद किए, उसके बाद में आपने उसे कुछ चॉकलेट वगैरह दे दी, तो अगली बार वह और तेज़ी से करेगा। अगर दो 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 पर अगर लगातार देते जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा क्या यार कि 2 पर दे रहा है, पता ही है 2 हल करेंगे तो मिलेगा। लेकिन जब वो अगली बार आपने उसको 5 करने पे दे दिया, अगली बार आपने 1 करने पर दे दिया, तो उसको ऐसा लगेगा प्रत्येक क्रिया के बाद में कि कभी भी मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको सीधा यही ध्यान में रखना है कि जो आंशिक पुनर्मनन होता है वह सबसे अच्छा माना जाता है। अगर इसके हम शैक्षिक क्षेत्र में बात करें या हम शैक्षिक उपयोगिता किस प्रकार से महत्वपूर्ण है इसकी, देखिए कि ये सीधा सीधा आवश्यकताओं पर बल देता है। अगर किसी को आवश्यकता होगी ना तभी वह कार्य करेगा। हमें तैयारी करनी है क्योंकि हमें आवश्यकता है सरकारी नौकरी की, या मैं कह सकता हूं कि जो बच्चों का पाठ्यक्रम होता है ना, इन्हीं ही ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। पाठ्यक्रम इन्हीं ध्यान में रखकर कैसे बनाया जाता है, जैसे बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं उसको आधार रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम का भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो बच्चों का पाठ्यक्रम होता है वह कौन से सिद्धांत पर अधिगम के मेनली तैयार किया जा सकता है, तो वो आता है स्किनर का। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत आ जाएगा, स्किनर का अनुबंधन सिद्धांत। इसके बाद में हमने 3 सिद्धांत की चर्चा कर ली। अब आगे हम चर्चा करते हैं सूक्ष्म तथा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत आता है उसकी।